गुड आफ्टरनून दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों आज आप लोगों का हुआ है यूपी टेट 2 का एग्ज़ाम, जिसको लोगों ने सुपर टेट भी कहा, और आज उसी का सॉल्यूशन लेकर के मैं आपके सामने आया हूं। फिलहाल हम लोग इंग्लिश का सॉल्यूशन कर रहे हैं। आप लोग सभी अपने अपने पेपर उठा करके बैठ जाइए अपने पास में और चेक कीजिएगा अपने आंसर्स कि कितने ठीक गए, आपने टिक मार्क लगा दीजिएगा स्टूडेंट्स। फिलहाल हम लोग अपना क्वेश्चन नंबर 114 पढ़ रहे हैं। हालांकि मेरे पास सेट डी है स्टूडेंट्स, सेट डी, और सेट डी में जो इंग्लिश सेक्शन है वो 114 से है। क्वेश्चन सभी सेट्स में सेम रहे होंगे, इसलिए आप लोगों को मैं ये गुजारिश कर रहा हूँ कि जिसके बाद जो भी सेट्स हो वो अपना इंग्लिश का खोल के बैठ जाए और चेक करे अपने आंसर्स। तो पहला जो क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पर आया हुआ है वो ये है कि विच ऑफ the following is most opposite in the meaning of the word deplete। तो स्टूडेंट्स वर्ड है कि which of the following is most opposite in the meaning of the word deplete। डिप्लेट का यहाँ पे सबसे अपोजिट करेक्ट मीनिंग कौन सा रहना चाहिए। पहला वर्ड दिया उसने रीजेनरेट, यानी कि फिर से पैदा करना, एम्प्टी यानी कि खाली करना, क्वेंच यानी कि प्यास बुझाना, और फोर्थ यानी कि इन्फ्लेट यानी कि बढ़ाना। हालांकि इसके लिए आपको सबसे ज़रूरी होगा कि पहले डिप्लेट का मीनिंग पता हो। तो डिप्लेट का मतलब होता है खाली करना। क्या होता है? खाली करना या कम करना। जब भी किसी वर्ड से पहले आ जाए शुरू में डी, तो समझो कुछ ना कोई नेगेटिव मीनिंग है उसका, कोई ना कोई कम करना या हानि से, यानी कुछ ना कोई नेगेटिव मीनिंग देगा अपना वो। तो इसका मीनिंग भी कुछ इसी तरह से ही है। डिप्लेट कम करना, यानी कि उसने प्लेट जो है पूरी खाली कर दी। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा डिप्लेट। क्या हो जाएगा इसका आंसर? डिप्लेट, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा आपका 4 करेक्ट। तो सही कर लीजिएगा अपना आंसर ये वाला। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा हुआ है हमारे से, और उसको देखते हैं हम लोग स्टूडेंट्स। और मैं बार बार आपसे गुजारिश करूँगा कि आप वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करते रहिएगा, इतना हक हमारा बनता है आपके ऊपर। क्योंकि कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू द ऑथर आइडियोलॉजी इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इकोनॉमिक्स, अकॉर्डिंग टू द ऑथर आइडियोलॉजी इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इकोनॉमिक्स। ये पैराग्राफ से ये क्वेश्चन, इसका कोई मतलब एग्जैक्ट मीनिंग आप नहीं सोच सकते। पैराग्राफ से ही क्वेश्चन है तो पैराग्राफ से ही आंसर होगा। पैराग्राफ से जो आंसर मैं ढूंढने बैठ जाऊं तो आंसर नंबर 2 एकदम करेक्ट है इसका कि हैज बेयरली यील्डेड एनी रिजल्ट। कहीं आप इसको किसी ग्रामर पे ले जाएं, आप सोचेंगे यार ग्रामर के अकॉर्डिंग कैसे हो गया, क्योंकि पैराग्राफ है, पैराग्राफ से आपको क्वेश्चन ये चूज करना था। ओके स्टूडेंट्स, तो अगला जो क्वेश्चन हमारे पास है वो है कि आपको फिल करना है, फिल इन द ब्लैंक्स भरना है। वन शुड लव डैश कंट्री। तो वन का जो प्रोनाउन होता है वो होता है हमेशा वन ही, वन या वंस। तो यहाँ पे जरूरत है पोजेशन की, बिकॉज नाउन आया हुआ है आगे, तो पोजेशन यहाँ पर आ जाएगा वंस। ऑप्शन हो जाएगा इसका करेक्ट थर्ड, वन शुड लव वंस कंट्री, यानी कि ऑप्शन नंबर थर्ड आपका आंसर रहेगा वंस। ऑप्शन नंबर थर्ड इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चंस। वन शुड लव वंस कंट्री, प्रत्येक को अपने देश से प्यार करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स हम लोग। 117 में पूछ रहा है कि द नंबर ऑफ वाउल्स एंड कॉन्सोनेंट्स
द नंबर ऑफ वाउल्स एंड कॉन्सोनेंट साउंड इन इंग्लिश इज इंडिकेटेड रिस्पेक्टिवली। चलिए मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ, बिलो कर देता हूँ। अगर मैं ऑप्शन की बात करूँ तो दिया हुआ है 22 और 22 जो कि गलत है। दूसरा है 5 और 39 किसी भी तरह सही नहीं बैठ रहा है। अगला है 10 34 जो कि गलत है। और ऑप्शन नंबर 4 जो है आपका 20 24 जो कि करेक्ट है। अगर यहाँ पर पूछता नंबर ऑफ वाउल्स एंड साउंड्स कॉन्सोनेंट्स तो आपका आता 5 21 जो कि ऑप्शन में है ही नहीं ना। उसने पूछा है कि द नंबर ऑफ वाउल्स एंड कॉन्सोनेंट साउंड्स, यानी कि कितनों के वाउल्स से साउंड आते हैं, कितनों के कॉन्सोनेंट जैसे साउंड आते हैं, तो वो रहेगा 20 और 24, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 आपका रहेगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है आपका नरेशन से। कह रहा है कि आइडेंटिफाइड द डायरेक्ट नरेशन ऑफ द गिवन सेंटेंसेस। इसने आपको इनडायरेक्ट बना के दिया हुआ है, इसका आपको डायरेक्ट बनाना है। कह रहा है कि अतुल इन्फॉर्म्ड हिज फ्रेंड दैट ही कुड मेक use of his bike while he was away। अब जब आप इसका डायरेक्ट बना रहे हैं तो आप गौर कीजिएगा कि कुड का तो हो जाएगा कैन और वॉज का हो जाएगा इज एम आर। क्या हो जाएगा, यानी कि इजी हो जाएगा, बस सिंपल सी बात है। तो यहाँ ऑप्शन में अगर मैं चला जाऊँ तो अतुल सेड टू हिज फ्रेंड यू विल नहीं आएगा क्योंकि कुड का विल नहीं हो सकता। सेकंड ऑप्शन है कि अतुल सेड टू हिज फ्रेंड यू यूज माई बाइक, इंपरेटिव है, ये नहीं होगा। अतुल सेड टू हिज फ्रेंड यू कैन मेक यूज ऑफ माई बाइक वाइल आई एम अवे। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट आंसर। ओके स्टूडेंट्स, तो उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा आपको बहुत अच्छे से, और अपना पेपर चेक करते रहिएगा। कुछ ही क्वेश्चन रह गया इसके अंदर। सो देखते हैं जरा और कुछ हमारे पास जो रह गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है वो। अगर थोड़ा धुंधला आ रहा हो तो मैं बोल रहा हूँ, इसीलिए आप लोग चेक कर दीजिएगा क्योंकि क्वेश्चन पेपर आपके पास होगा और मैं बोल भी रहा हूँ तो मुझे नहीं लगता कि शायद कोई दिक्कत आनी चाहिए। ही इज इंटेलिजेंट इनफ। आपको बताना है कि यहां पे ये इनफ क्या है। एडवर्ब है, एडजेक्टिव है, प्रपोजिशन है या नाउन है। तो स्टूडेंट्स हम लोगों ने आपको क्लास में बताया है कि सेंटेंस को सिर्फ वर्डों से ना रटें आप, एग्जाम पेपर में क्वेश्चन में किस तरह यूज हो रहा है उसको आप ढंग से जाने, क्योंकि ये आ रहा है एडजेक्टिव के बाद, और एडजेक्टिव और वर्ब से पहले आने वाला वर्ड जो होता है वो कहलाता है आपका एडवर्ब। क्या कहलाता है आपका एडवर्ब। तो ये आपका हो जाएगा यहाँ पे एडवर्ब। तो ही इज इंटेलिजेंट इनफ, और ये एक लौती ऐसी एडवर्ब है जो एडजेक्टिव के बाद आती है, एडजेक्टिव के बाद आती है, वरना सभी एडवर्ब एडजेक्टिव से पहले आएंगी, लेकिन ये एक लौती ऐसी एडवर्ब है जो हमेशा उसके बाद आती है। करेक्ट बिल्कुल हो जाएगा आपका आंसर ए। नेक्स्ट सेंटेंस स्टूडेंट्स कह रहा है कि ऑन द टॉप ऑफ द हिल, ऑन द टॉप ऑफ द हिल लीव्स अ हर्मिट। तो स्टूडेंट्स मैंने आपको हमेशा बताया है कि प्रपोजिशन के बाद वाले को कुछ नहीं मानते हैं,
यहाँ सेंटेंस में आपको बताना है कि सब्जेक्ट क्या है, सेंटेंस में आपको बताना है कि सब्जेक्ट क्या है। तो ऑन द टॉप ऑफ द हिल, ऑफ द हिल तो आप कट कर देंगे बिकॉज प्रीपोजिशन के बाद है यहाँ पे ये। हालांकि आप इसको भी प्रीपोजिशन के बाद सोच सकते हैं, लेकिन अगर इसे भी सोच लिया तो फिर सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या रह जाएगा, बिल्कुल खत्म हो जाएगा। तो फिलहाल सेंटेंस का पूरा सब्जेक्ट रहेगा ऑन द टॉप। ऑन द टॉप लिव्स अ हर्मिट, टॉप पर एक हर्मिट रहता है, कहाँ, ऑफ द हिल, पहाड़ी की, यानी कि पहाड़ी की टॉप पर एक हर्मिट रहता है या फिर टॉप पर एक हर्मिट रहता है पहाड़ी की, बात इसी तरह से आप बोल सकते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस में क्या कह रहा है वो देखते हैं। शी हाइड्स हर फेस फॉर शेम, आपको बताना है इसका पास्ट टेंस क्या होगा इसका। सो यहाँ पे आपको इसको ही चेंज करना होगा। तो स्टूडेंट बता दूं मैं, हाइड फर्स्ट फॉर्म रहती है आपकी, सेकंड फॉर्म हाइड और थर्ड फॉर्म हिडन भी होती है कई बार, और कई बार हाइड भी रहती है। हालांकि इसको पास्ट पार्टिसिपल में एज ए एडजेक्टिव इस्तेमाल किया जाता है। तो फिलहाल यहाँ मेरे हिसाब से इसका आंसर हो जाना चाहिए हिड, यानी कि ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट होना चाहिए। ऑप्शन नंबर थर्ड इज करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। शी हाइड हर फेस फॉर शेम, उसने शर्म से अपना चेहरा छुपा लिया, उसने शर्म से अपना चेहरा छिपा लिया। बहुत इजी इंग्लिश आई भी है स्टूडेंट, जितना पढ़ाया आप लोगों को सब कुछ उतना ही आया है। जिन्होंने क्लास ली है उनको पता है खूब अच्छे से, क्लास के दौरान कई बार हमने बताया था कि कुछ इसी तरह की इंग्लिश आने वाली है। हालांकि आप लोग कह रहे थे कि पैराग्राफ आएगा या वगैरह कुछ भी आएगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ग्रामर खूब अच्छी वाली आई हुई है और बहुत टुच्ची सी आई हुई है। नेक्स्ट देखते हैं, कह रहा है कि हाउ वेल शी सिंग्स, एक्सक्लेमेटरी साइन। सो एक्सक्लेमेटरी साइन है, आपको ये बताना है कि सेंटेंस किस तरह का है। डिक्लेरेटिव, जी नहीं। इंपेरेटिव, जी नहीं। इंटरोगेटिव, जी नहीं। कौन सा ऑप्शन आ गया फिट बैठ का है, एक्सक्लेमेटरी, क्योंकि यहाँ पे एक्सक्लेमेटरी साइन भी तो है, तो इसलिए आपका आंसर हो गया इसका ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखते हैं क्या कह रहा है आपसे वो। लास्ट क्वेश्चन है ये इंग्लिश का, और इंग्लिश सोल्व हो जाएगी, उसके बाद मैं मैथ्स की वीडियो आने वाला हूँ, मैथ्स की भी देखिएगा आप लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज करेक्ट। कह रहा है कि ही इज एन यूरोपियन सिटीजन। तो बच्चों अगर आप यूरोपियन को लिखने बैठेंगे हिंदी में तो जैसे लिखेंगे यू, जबकि यह कोई हिंदी में स्वर नहीं है। आर्टिकल का यूज जो हम करते हैं वो हिंदी स्वर के अनुसार करते हैं। हिंदी में जो स्वर होते हैं हमारे ए आ ई। स्टूडेंट्स मुझे ज़्यादा हिंदी नहीं आती तो इसने हिंदी में जाइएगा मेरी। ए आ ई उ अ ए ओ रैसे ऋषि बड़ा अंक खाली और अंक से अंगूर, इतना ही मुझे पता है, इससे ज़्यादा नहीं मुझे पता हिंदी के बारे में कि ये स्वर हैं। इनसे पहले अगर एन इनकी अगर ध्वनि हो तो एन लगाते हैं, जबकि भले ही ये इंग्लिश के हिसाब से ठीक हो लेकिन प्रोनाउंसिएशन ये आ रहा है, यह कहीं भी नहीं है, तो इसलिए सेंटेंस आपका हो गया रॉन्ग। नेक्स्ट देखते हैं क्या कर रहा है वो। एन 1 रुपी, सेम बात यहां भी शुरू होगी बच्चों। इसको आप लिखेंगे 1 तो वह कहीं नहीं है यहाँ पे, तो इसलिए ये भी आपका हो गया रॉन्ग। थर्ड ऑप्शन देखते हैं क्या कर रहा है कि आई डोनेटेड एन यूनिट ऑफ ब्लड, तो यहाँ पे भी फिर वही बात आ गई स्टूडेंट्स, यूनिट कहेंगे, यह आ गया, यह यहाँ कहीं नहीं है, इसलिए ये भी गलत है। तो सिंपल सी बात है कि लास्ट वाला ऑप्शन सही होगा आपका। NFIR बिल्कुल सही बात है। NFIR ये भले ही स्वर से शुरू नहीं हुआ, भले ही ये स्वर से शुरू नहीं हुआ है, लेकिन अगर आप इसे हिंदी में लिखेंगे तो ये हो जाएगा
FIR, इसकी जरूरत नहीं आगे लिखने की। F अ एक स्वर है और इससे पहले एन आना चाहिए था, तो NFIR क्या हो जाएगा यहाँ पे, एक NFIR। नॉर्मली अगर कोई इसको इंग्लिश में देखता चले तो AAIOU से चेक करेगा और वो अपना आंसर ठीक करेगा। ये वाला ये भी कर सकता है, ये भी कर सकता है, बिकॉज ये भी एक साउल है, सॉरी साउल कर रहा हूँ, वाउल है, ये भी एक वाउल है, ये भी एक वाउल है, तो मर जाएगा बच्चा बेचारा इस तरह से। तो ये करेक्ट तरीका है करने का। सो स्टूडेंट्स, लाइक और शेयर कीजिएगा और बताइएगा कि वीडियो कैसे लगी कमेंट करके हमारे कमेंट बॉक्स में, क्योंकि इसके तुरंत बाद हम लोग मैथ्स का, फिर जीएस वाले सर आ चुके हैं, जीएस का, हिंदी की भी हम लोग बनाने वाले हैं। तो प्लीज़ शेयर सब्सक्राइब करते रहेगा। हैव अ नाइस डे।